बहुत बहुत मुश्किल होता है। मेरे जो पहले प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो कुर्सी पे बैठता हूँ ये एक इलेक्ट्रिक चेयर है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और मेरा मानना है, जैसे उन्होंने कहा कि फ़िल्म मेकिंग सिर्फ शॉट लगाना, स्क्रिप्ट लिखना और स्टार्ट साउंड एक्शन कट नहीं होता है। आई थिंक बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं फिल्म के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हर दिन होता है फिल्म सेट पर, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्टार के ईगोज़ किस तरह मैनेज की जाए। तो ये सारी चीज़ों को एक तरह से प्रोड्यूसर ओवरसी करता है, और फिर ऑफ कोर्स फिल्म का सेल, मार्केटिंग और वो सारी चीज़ें। तो ये जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और मुझे उन्होंने कहा कि मुझे प्रोड्यूसर का कैरेक्टर प्ले करना है रघु खन्ना का, तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों से। मैंने इतने सारे रिलेशनशिप्स मेरे प्रोड्यूसर के साथ अच्छे ही रहे हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उन आई थिंक एक्सपीरियंसेस को इस शो में लेकर आना और फिर से जीना। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द फ्रेंड्स एज अ प्रोड्यूसर ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और रघु एक बहुत ही क्विंटेसेंशियल मास फिल्म प्रोड्यूसर है। एक तरह से मेरी फिल्मोग्राफी से ये थोड़ा मिलता जुलता भी है, क्योंकि मैं अपने 15-16 सालों तक मैंने सिर्फ मास फिल्में की हैं। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग ऑफ सीइंग द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स और सिनेमा की दुनिया थ्रू दी आइज़ एंड थ्रू द स्टूडियो सिस्टम और प्रोड्यूसर की चेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। No, I won't say they're radical, but yes, आप अगर ये पूछ रहे हैं कि nepotism exist करता है कि नहीं, I would say of course करता है. It exists, and I don't think it's just in our industry. It's there in every field. और आप खुद ही सोचिए, आज अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं और कल आपके ब्रदर, सिस्टर, बेटा, बेटी, कजन, नीस, नेफ्यू, अगर किसी को हेल्प चाहिए होगा उस प्रोफेशन में आने के लिए, तो आप भी जो कर पा सकते हैं वो करेंगे. सो इन दैट वे यस, नेपोटिज्म डज एग्जिस्ट, बट डज अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है, डज इट बॉदर मी? नो. हैव आई थॉट अबाउट इट एट लेंथ? यस आई हैव. और कभी कभी ऐसा भी लगा है मुझे कि शायद अनफेयर होगा. बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब इस इंडस्ट्री में हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस ने हमें एक्सेप्ट किया है, हमें यू नो वो प्यार दिया है या वो रिस्पेक्ट दिया है. तो जो भी है इस इंडस्ट्री से ऑलरेडी कनेक्टेड या जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो काम कर रहे हैं, उनका काम इतना उम्दा है और वो इतने टैलेंटेड है, ऑडियंसेस की वजह से वो है आज जो भी है. सो दैट्स व्हाट माय टेक ऑन नेपोटिज्म इज. I mean, as she rightly said, nepotism सिर्फ I think entertainment industry बहुत target होती है, because it itself is nepotism सिर्फ बॉलीवुड में ही exist नहीं करता है. वो हर मतलब it's a phenomenon, it's a universal phenomenon. And yes, मेरा personal take इस पे ये है कि जब तक insiders और outsiders दोनों coexist करें, you know, it's a beautiful fair industry to be in. But yes, chances बहुत कम ही रहे हैं, but at the same time it's not impossible to break those myths and be a part of that industry, because we do see a lot of people coming from the outside here on the same stage itself. So yeah, there are exceptions, and yeah, it's a phenomenon which exists. And yes, but जब एक प्रेजुडिस होता है, या जब एक अनफेयर ट्रीटमेंट होती है, या जब आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऑब्वियसली you don't know anything about the industry, you don't have any familial connections. So yes, when somebody comes from a privileged background, and when obviously their parents have worked hard, so it's not fair to always कि हम उनको टारगेट करते रहे. बट या आई फील देयर शुड बी मोर स्क्रीन टेस्ट, या फिर हम जो बाहर से आते हैं उनको और मौके डेफिनेटली मिलने चाहिए, और मिल रहे हैं. सो दैट इज़ माई टेक ऑन दिस. क्या कहें, मतलब इस पे इतनी चर्चा हो रखी है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देखें तो 4 नेपोटिज्म के अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं तो 5 आउटसाइडर्स भी हैं, 5 बाहर के भी हैं. तो ये कहना कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट करती है और उसी की वजह से बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, बहुत ही गलत है. मुझे लगता है ये ह्यूमन नेचर है.
आई मीन जब तक हम अपनी संपत्ति भी अपने बच्चों के नाम पे करके जाते हैं, क्यों किसी और के साथ में नाम पे कर दीजिए ना आप। आपके घर में और भी लोग काम करते हैं, उनके बच्चे भी हैं, ज़्यादा टैलेंटेड भी होंगे, लेकिन हम नहीं करते हैं, वो भी तो नेपोटिज्म ही हुआ। तो आई थिंक ये चर्चा मेरे लिए तो बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम है। आई थिंक हर इंडस्ट्री में ये इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। आई थिंक इस शो में मैं किरदार जो निभा रही हूँ वो मेरा ही है, मगर मेरा नहीं है। मतलब मेरी ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ा हुआ है, मगर मेरी ज़िंदगी और जो मैं हूँ, जो जिस तरह की इंसान मैं हूँ, वो ये किरदार बिल्कुल भी नहीं है। सो मज़ा आया, बिकॉज क्या होता है कि जब कोई कैरेक्टर हमें मिलता है ना जो हमें थोड़ा सरप्राइज़ करे, और कभी कभी ऐसा हम सीन्स पढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं, पर जब हम करने लगते हैं दे सरप्राइज यू। तो इस शो में भी एक सीन ऐसा था जब इट्स अ स्नीज सीन वेयर आई एम जस्ट रिमूविंग मेकअप, और मुझे लगा ये ओके ठीक है, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट आई फेल्ट लाइक ओह माय गॉड, दैट्स मी बट नॉट मी, दैट सरप्राइज्ड मी। सो दैट वे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग ये किरदार निभाने के लिए। सो या आई रियली एंजॉयड डूइंग इट। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि गानों को और भी इम्पोर्टेंस दें। ये एक परसेप्शन होता है कि गाने सिर्फ थिएट्रिकल बिजनेस या म्यूज़िक वीडियोस तक ही सीमित रहते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप कुछ अलग करें ओटीटी स्पेस में, अगर ये शो बॉलीवुड से कनेक्टेड है और इसमें कुछ चंद गाने आ जाएं, तो और भी एक तरह से वो एक इंगेजमेंट आ जाती है। तो मैंने आए दिन कुछ 7 दिन पहले ही अपने डायरेक्टर को कहा था कि एक अच्छा गाना ढूंढो जो अच्छा होना चाहिए पहले, ऐसे नहीं फोर्स फिट हो जाए हमारे शो में, जो बॉलीवुड के अराउंड हो, और हम इसको शूट करके शो के पहले एयर करें। या एग्जैक्टली। तो एक्चुअली हमारे शो में ये थोड़े 2 गाने हैं। एक तो राजीव का एक गाना है जहाँ पे उनका हुक स्टेप है, और मौनी का भी एक इंट्रोडक्शन गाना है, और बैकग्राउंड में भी कुछ गाने हैं। लेकिन एक दूसरा प्रॉब्ली प्रमोशनल ट्रैक हो जाए तो एक थोड़ी एल्बम भी बन जाती है। तो ये अभी डिस्कशन चालू है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी अभी डिसीजन लेने वाले हैं। तो आई होप कि एक उसमें एक वो एडिशनल चार्ट बस्टर ट्रैक हो बॉलीवुड के बारे में, और एक अच्छा सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर का कॉम्बो हो।